बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज तो सिंध हाई कोर्ट भी खासी भरम दिखाई दी है और ये सवाल रखा गया है सिंध हुकूमत के सामने कि आखिर ये हो क्या रहा है। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा गोट कराची में कायम किया जा रहा है और ये बाकायदा एक मनसूबाबंदी के जरिए सब कुछ किया जा रहा है। सिंध हाई कोर्ट ने यह कहा है कि गोट बनना एक अलग इशू है, लेकिन मामला यह है कि ये तमाम की तमाम जो गोट हैं वो निजी सोसाइटीज पर कब्जा करके बनाए जा रहे हैं। मुख्तियार कार हो या सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स उनमें बराबर के शरीक हैं और उन कोशिशों में मसरूफ़ अमल हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कराची में गोट आबाद किए जाएं। ये मामला क्या है, मैं आपके सामने तफसीलात रख देता हूं जी। NDFC ऑफिसर्स एंड स्टाफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है मंगू पीर में। बताया यह गया है कि 87 में NDFC ने ये अराजी खरीदी और ये अपने स्टाफ और जो मुलाजमीन हैं उनके लिए एक सोसाइटी बनाने का फैसला किया और जो भी अपना स्टाफ है उनको ये फराहम कर दी। लेकिन जाहिर है कि आपके इल्म में है कि कराची शहर में खासकर 2008 और फिर उसके बाद 2010 में बहुत तेजी के साथ, खासकर चूंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा हैं, उनकी शहादत के बाद तमाम के तमाम जो रिकॉर्ड है जल गया, जला दिया गया या बाकायदा जलाया गया। और चूंकि रिकॉर्ड नहीं था तो ये बहुत आसान हो गया था डिपार्टमेंट्स के लिए कि किसी भी जमीन के ऊपर 2 नंबर जाली सनद डॉक्यूमेंट्स बनाकर किसी को भी मालिक डिक्लेयर करके किसी की भी सोसाइटी के ऊपर आप कब्जा करवा सकते हैं। और यही सब कुछ गोट आबाद स्कीम में मुख्तियार कार हो, टप्पेदार हो, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिपार्टमेंट हो, उसने हर जगह ऐसा ही किया है। बिलखसूस ये जो ठट्टा, हैदराबाद, कराची के मुख्तलिफ अजला हैं, इनके अंदर तो बहुत कुछ हुआ और यही वो वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अरसे तक जो अराजी की मुंतकली, ट्रांसफर और दीगर इश्यूज थे उसके ऊपर एक स्टे दे रखा था और कहा था कि इन सब को आप कंप्यूटराइज करें डाटा को। और लेकिन आपको पता है कि कराची और जो हैदराबाद है, ठट्टा, इस तरह के जो इलाके हैं जामशोरों के, उनका रिकॉर्ड बहुत आखिर में जाके मेंटेन हुआ। उसकी बुनियादी रीजन ये थी कि उस सारे के सारे रिकॉर्ड के अंदर घपले मौजूद थे, करप्शन मौजूद थी। आज मुख्तियार कार मंगू पीर भी अदालत में मौजूद थे। ये 2 रुकनी बेंच है जिसकी सरबराही जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी ने की और दौरान समाज जो पटिशनर हैं यानी कि NDFC ऑफिसर्स एंड स्टाफ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे इम्तियाज साहब, वो कमरा अदालत में मौजूद थे, उनके वकला भी मौजूद थे और उन्होंने एक मरतबा फिर ये कहा कि देखिए ये सोसाइटी की अराजी थी और मुख्तियार कार ने पूरी प्लानिंग के तहत, मनसूबाबंदी के तहत इस जमीन के ऊपर कब्जा करवाया, यहाँ पर गोट बनाया और गोट बनाने के बाद वहां पर जाली सनद जारी कर दी गई। जज साहब जो थे सैयद हसन अजहर रिजवी, उन्होंने सरकारी वकील को मुखातिब किया और उन्होंने कहा कि ये हो क्या रहा है कराची में, एक के बाद एक गोट बन रहा है, फिर दूसरे के बाद तीसरा गोट बनता है। और जज साहब ने यह कहा कि हमें ये लग रहा है कि बाकायदा एक मनसूबाबंदी, सोची समझी जाने वाली एक प्लानिंग, उसके तहत ये सब कुछ किया जा रहा है और इसके पीछे जो भी मकासद हैं वो बड़े खतरनाक किस्म के हैं। क्योंकि जाहिर है जो पहले से जो असल मालिकान है सोसाइटीज के, वो फिर कहाँ जाएंगे। आपने अगर गोट बनाने हैं तो क्या ये जो निजी सोसाइटीज के जो शहरी हैं ये भी तो पाकिस्तानी हैं, ये भी तो इस सरजमीन के ऊपर रह रहे हैं, उन्होंने अपनी जो जमा पूंजी थी उसके जरिए ये प्लॉट खरीदे हैं, सोसाइटी के अंदर अपने घर बनाए हैं। तो अब उनका क्या कसूर है कि आप उनके घरों या उनकी जो रिहाइश बनाने की जो जमीन थी उसके ऊपर एक के बाद दूसरा गोट बना रहे हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यह भी कहा कि देखिए जो 1986 में गोट आबाद स्कीम आई थी और बारहा वो ये बात कह चुके हैं कि ये गोट स्कीम जो आई थी वो पुराने जो गोट्स थे उनको मुस्तकिल करने के हवाले से थी, ना कि इस स्कीम की आड़ में एक के बाद दूसरा गोट बनाने की जो साजिश की गई है, जो मनसूबाबंदी की गई है, यह गैर कानूनी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने कहा कि मंगू पीर में हमने ऐसे ऐसे गोट्स के नाम सुने जो अफरीदी गोट, और ऐसे ऐसे मालकान हैं जिनकी उम्र अभी 45 साल हैं, उनके नाम के ऊपर गोट है और गोट अभी बना है और वो कहते हैं कि जी हमारे आबो अजदाद के नाम ये गोट है। तो जज साहब ने कहा कि अगर आबो अजदाद के नाम पर गोट है तो जाहिर है कि वो तो फिर उनके नाम होना चाहिए था।
नाम जो है वो गोट पता चलता है 40-45 साहब के कोई साहब हैं, उनके नाम के ऊपर ये गोट है। तो ये चल क्या रहा है? मुख्तियार कार भी आज अदालत में मौजूद थे, आए बाएं शाएं बिल्कुल उन्होंने की। जो मंगू पीर के मुख्तियार कार थे, जज साहब ने उन पर भी बरहमी का इजहार किया और जो सरकारी वकील थे उनसे कहा कि देखें ये सारा कुछ मुख्तियार कार कर रहे हैं और ये पूरी कोशिश करते हैं कि कब्जा पक्का करवाए, जाली सनदें बनवाते हैं, कब्जे करवाते हैं, जो फिर असल मालिकान होते हैं वो रुल रहे होते हैं। दौरान समाअत पिटिशनर के वकील ने कहा कि देखें ये मामला 2019 में सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और वहां पर भी ये जो गोट बनाया है जिन लोगों ने, इनको रिलीफ नहीं मिला था और अदालत ने उस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन हद तो ये है कि आज तक जो है मुख्तियार कार उस पे और जो जिले इंतजामिया है उसको कब्जा खत्म नहीं करवा रही। तो जज साहब ने कहा कि चूंकि मामला ये है कि मुख्तियार कार ही ये सारी कोशिश कर रहा होता है, तो जब ये डिपार्टमेंट्स जो कि कब्जा खत्म करवाना, जाली लोगों को बाहर निकालना, असली मालिकान को उसके हवाले करना, जब यही लोग कब्जा करवा रहे होंगे तो डेफिनेटली फिर इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अच्छा, ये तो आज मंगू पीर का केस था तो इसलिए मैंने इस केस में मंगू पीर को रखा है। लेकिन अगर आप स्कीम 33 की तरफ चले जाएं तो स्कीम 33 में एक के बाद एक और सैकड़ों ऐसे प्लॉट्स हैं, सैकड़ों ऐसी दर्जनों ऐसी सोसाइटीज हैं जो कि 1960, 70 और 80 की दिहाई में अलॉट की गई और तमाम तर किस्तें लोग अदा कर चुके हैं। अपनी आने वाली नई नस्लों के लिए उन्होंने ये तय किया था कि यहाँ पर जब भी आबादी होगी तो लोग यहाँ पर आबाद होंगे। लेकिन अमली जो नमूना है वहाँ पर आपको पता है कि अफगान बस्ती भी कायम है, गोट्स भी आबाद हो चुके हैं। जिसकी मर्जी होती है वो भारी रिश्वत देता है जो सरकारी महकमे हैं उनको, और वो फिर एक के बाद एक गोट बनाने और कब्जे के बाद बस्तियों पर बस्तियां बनती चली जा रही हैं। अब हालत ये हो चुकी है स्कीम 33 की कि अदालतें, भले से वो सेशन अदालतें हों या सिंध हाई कोर्ट हों, वो अहकाम जरूर दे रहे हैं कि जी इन गोट्स को, इन अफगान बस्तियों को खत्म करें, लेकिन जिलाई इंतजामिया इतनी करप्ट हो चुकी है कि जैसे ही कोर्ट का ऑर्डर होता है, ऑपरेशन के लिए टीम निकलती है, तो इन्हीं के अपने लोग जो है वहां के मकामी अफराद को, जो कब्जागीर है, लैंड माफिया है, उनको कॉल कर देता है। वो फिर क्या करते हैं, बच्चों की, खवातीन की आड़ लेते हैं, बच्चों और खवातीन को तैयार करते हैं पथराव के लिए और दीगर चीज़ों के लिए। फिर पुलिस मोबाइल के ऊपर 2-4 पत्थर आ जाते हैं। सरकारी जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो फिर जाकर फौरी तौर के ऊपर एक रिपोर्ट बनाते हैं, जी हम तो ये कब्जा खत्म नहीं करवा सकते। उसकी बुनियादी रीजन ये है कि जैसे हम जाते हैं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो हम ये काम नहीं कर सकते। तो ये पूरा की पूरा एक मनसूबाबंदी से होता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सोसाइटीज या ऐसे जाली जो कब्जागीर माफिया होती हैं, वो क्या करती हैं, वो आपको या किसी भी आम शहरी को जब प्लॉट तक बेचते हैं तो कहते हैं कि जी आपने फौरी रिहाइश करनी है। रिहाइश क्यों करनी है? ताकि आपका कब्जा पक्का हो जाए और जब भी कोई पुलिस आए या मुख्तियार कार मिली भगत से आए तो आपने पथराव कर देना है और ये कहना है कि जी असल मालिक तो हम है, उसके बाद ना इंतजामिया है ना कुछ है। तो ये सारे के सारा मामला है। एनडीएफसी की ये जो पिटीशन है ये तो मैंने आज रखी है, लेकिन सिंध हाईकोर्ट में सैकड़ों, हजारों केसेज ऐसे हैं जो कराची के अंदर मजाफात हों या शहर के अंदर हों, वो जमीनों पर कब्जों से मुतल्लिक है। और ना सिर्फ बस्तियां हैं बल्कि गोट भी आबाद की जा रहे हैं, प्लाजा भी बनाए जा रहे हैं, बेशुमार किस्म की तामीरात हैं जो रफाई प्लॉट्स के ऊपर की गई हैं। और सारे के सारे जो अनासिर हैं, सियासी शख्सियात हैं, लैंड माफिया है, उन सब के अंदर एक बिल्कुल मनसूबाबंदी के तहत सारा कुछ प्लान होता है। जाली दस्तावेजात भी आती हैं, सारी चीज़ें की सारी चीज़ें बनती हैं। इस सिलसिले में आपकी राय क्या है? आखिर ये कब्जे कैसे खत्म होंगे? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अदालती ऑर्डर्स तो आ रहे हैं, लेकिन 20-20 साल से अदालतें फैसला कर रही हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होती। लैंड माफिया के खिलाफ कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। आप क्या समझते हैं कि सब कुछ अगर बदलाव आएगा तो कैसे मुमकिन है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जी अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल और नई खोज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। खुदा हाफिज़।